डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से जो आपका इतिहास चैप्टर है वो 2 में समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी उसका टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रखा है और रूसी क्रांति के बारे में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय में हुए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को फिर से जो है आपको मैं जो रूसी क्रांति क्यों हुई थी और वहां पे ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो रूसी क्रांति को होने के लिए मजबूर कर दिया था वहां की जनताओं को। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या थे निम्नलिखित कारण, देखते हैं। ठीक है, तो पहला था, नंबर पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, एवं अयोग्य शासन, एवं अयोग्य शासन। ध्यान देना बाबू, क्या कर रहा है कि वहां के जो राजा थे वो बहुत निरंकुश थे, बहुत खच्चर थे, जनताओं को बहुत सताते थे, जनताओं के हित में कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, और उसके बाद आप समझने का प्रयास करेंगे। और वो अयोग्य शासन था, उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन तब पर भी वो राजा के पद पे आसीन हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखोगे, लिखेगा रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। किसका शासन था बाबू? रोमनोव। कौन, क्या नाम था? रोमनोव राजवंश का रूस में 1917 में शासन था। ठीक है, शासन था। उसके बाद फुल स्टॉप देख लिखोगे। फिर रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था बाबू? जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा को क्या कहा जाता था बाबू? जार कहा जाता था। अर्थात जार का अर्थ, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम्सों में, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट या रूस का प्रधानमंत्री। ध्यान रखोगे। अच्छा, चलो उसके बाद लिखोगे जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस की क्रांति में, शासनकाल में रूस की क्रांति में या रूस की क्रांति हुई, ऐसे लिखिए। क्या लिखोगे? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस में क्रांति हुई। बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। याद रखोगे, जार निकोलस कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। तो लिखोगे जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस में क्रांति हुई। रूस में क्या हुई बाबू? क्रांति हुई। उसके बाद लिखोगे जार निकोलस द्वितीय देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। देवी अधिकारों में
देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। देवी अधिकारों में क्या रखता था? विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी, जार ने जो अफसरशाही बनाई थी, वह अस्थिर जड़ और अकुशल थी। उसके बाद लिखोगे नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छा चरित बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। जनता की स्थिति क्या हो गई बाबू? जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते, क्या कर रहा है देखते हैं बाबू। ये जो आपका कह रहा है, ये जो देख रहे हैं आप कि जार में जो थे निरंकुश एवं अयोग्य शासन था। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। पहला पॉइंट था कि रूस में जो नवंबर की क्रांति हुई थी, रूस में जो क्रांति हुई थी, राजाओं के खिलाफ क्यों हुई थी? तो सबसे प्रथम कारण था कि राजा निरंकुश था, राजा जनता के हितों में काम नहीं करता था। दूसरा था वो अयोग्य था, अर्थात अगर बाप राजा है तो बेटा बकलोल है, डायलोल है, अंधर है, कानर है, तभी उसको राजा की पोस्ट थोप देता था। ठीक है, अयोग्य शासक पहले से ही होता था। अगर बाप राजा है तो उनका उत्तराधिकारी उसका बेटा ही बनेगा, चाहे बेटा को 2+1 भी बुझने नहीं आता हो, तभी वही राजा बनेगा। तो क्या था बाबू? अयोग्य था। क्या था? अयोग्य था। वही करा यहाँ पे अयोग्य शासन। एनी डाउट्स? करा कि वहीं पे रूस में रोमनोव, रूस में किसका राजवंश था बाबू? करा कि रूस में रोमनोव, किसका बाबू? रोमनोव राजवंश का शासन था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता है। सब मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसके बाद करा है जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस में क्रांति हुई। किसके शासनकाल में क्रांति हुई? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। देखो क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे ऐसे कि बताओ कि आपको पूछ देगा कि बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हो, ऐसे पूछ सकते। सब्जेक्टिव तो को रटना नहीं है, एक भी प्रश्न को रटना ना, उसको समझना है। बोलोगे क्या? बोलोगे आपका जो 7 नवंबर 1917 को रूस में एक क्रांति हुई थी जो राजाओं के खिलाफ हुई थी।
ठीक है, जो राजाओं के खिलाफ हुई थी उसी क्रांति को हम रूस की क्रांति या बोल्शेविक भी क्रांति कहते हैं। अगर ये 2 नंबर में पूछे तब इतना जवाब देना है, अगर ये बड़े नंबरों में पूछेगा तब ये पूरा आपको कुंडली लिखना पड़ेगा, कौन था, कौन वंश से था राजा, कौन क्या था, समझ रहे हो ना, ये सब लिखना है। उसके कारण देंगे, काउज देंगे, क्या काउज है वही करा। यहाँ पे शासनकाल में रूस में क्रांति हुई। जार निकोलस द्वितीय देवी के अधिकारों पर विश्वास रखता था, उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं था, अपना काम बनता ना, समझ लो, कहावत सुने हो ना, तो जनता के बारे में वही बात बेचारा करता है, वही कहा, उसी टाइप का ये जनता था ना। तो वहीं पे क्या करा, लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो करा कि अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। जार ने जो अपना रूस में जो कानून व्यवस्था बनाया था वो मजदूरों के हित में कतई भी नहीं था, मजदूरों के हित में 1% भी नहीं था। ठीक है, चलते। उसके बाद कर नियुक्ति का अधिकार, योग्यता नहीं था, अर्थात कहने का मतलब था कि अगर राजा के पोस्ट के लिए कोई बहाली निकलता था, नियुक्ति होती थी राजा की, तो उसके लिए कोई योग्यता नहीं था कि राजा को इतना पढ़ा होना चाहिए, राजा को चुनाव के जरिए जीतना चाहिए, ये सब कोई नहीं था, कतई ये सब रूल्स नहीं थे। अगर राजा उसका बाप राजा था तो उसका बेटा भी राजा बन गया, यही राजशाही में होती थी ना। तो वही कहा यहाँ पे कि नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी, क्या थी, योग्यता नहीं थी। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचरित बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। और जो भी उनका मंत्री भी सलाहकार था वो भी उनको इसी टाइप के राय देते थे, इसलिए वहां जनता के हितों में किसी भी प्रकार के काम नहीं होते थे, अर्थात जनता की स्थिति और बद से बदतर होते चले गए। ठीक है, इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या करा समझते हैं। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा उसका कृषकों की दयनीय स्थिति था ना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति। अब कृषकों की दयनीय स्थिति कैसे हो गई थी देखते हैं। लिखोगे रूस में जनसंख्या का रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे, अर्थात किसान थे। क्या थे बाबू, कृषक थे। कृषक का मतलब क्या होता है, किसान थे। क्या थे बाबू, किसान थे। यानी रूस में जितना भी जनता थी, रूस की जितना भी पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, किसान की थी। ठीक है, बहुसंख्यक क्या थे, किसान थे। उसके बाद देखो 1861 में 1861 ईस्वी में 1861 एडी में अलेक्जेंडर द्वितीय, क्या नाम था, अलेक्जेंडर द्वितीय, क्या नाम था बाबू, अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता, बात में करोगे, कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई। देखो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई, कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन पूछेगा कि रूस में कृषि दास्ता को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। कब किया गया था, 1861 में। एनी डाउट्स, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे लिखोगे इसके बारे में। रूस के किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे थे, खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे,
करते थे, खेती करते थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास पूंजी का भी अभाव था। उनके पास पूंजी का भी अभाव था। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा तथा करों करों के बोझ से करों के बोझ से करों के बोझ से वे दबे हुए थे। करों के बोझ से वे दबे हुए थे। करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास 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 क्रांति के सिवाय क्रांति क्रांति के सिवाय ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। ध्यान देना बाबू, ये क्या कह रहे हैं देखिए। अब बताइए किसान क्यों नहीं क्रांति करते राजाओं के खिलाफ? इतना सताया जा रहा था, देख रहे हो क्या कर रहा है। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग किसान ही था। वहां पे जितना भी जनसंख्या थी वो अधिकतर क्या थी, वो किसान ही लोग थे। उसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषक दस्ता को समाप्त कर दिया गया। अर्थात कृषक दास्ता क्या होता था, यानी इससे पहले जो राजा था वो कृषकों के कुछ स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नियम लागू किए थे, लेकिन ये अलेक्जेंडर द्वितीय उसको भी क्या करते, समाप्त कर देते ना, समाप्त कर, यानी जो भी अभी सब्सिडी मिलता है किसानों के लिए, पानी के लिए, खाद के लिए सरकारों के द्वारा, अब दूसरा आ जाता है ना, इसको हम बंद कर देते हैं। बताओ जनता के मन में क्या होगा, उसके प्रति सहानुभूति होगी क्या, उसके प्रति प्रसन्नता होगी, क्रूरता होगी, बोले हाय हाय करने लगेंगे ना, नारा लगाने लगेंगे। वही बात, तो रूस में किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे थे। क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे। और जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे उनके पास पूंजी का भी क्या था, अभाव था। अर्थात वो गरीब किसान थे, अभाव था। तथा करों की बोझ से क्या थे, लदे हुए थे। अर्थात सपोज दैट मान लीजिएगा कि अब जिस समय फसल नहीं उपजा क्या करोगे, कर्जे लेकर खेती करोगे, फिर से वो फसल डूब गई तो दिन पर दिन क्या हुए, डूबते जाओगे कर्ज में। तो उनके पास कर्जों का भी क्या था, अभाव था, दबे हुए थे। ऐसे किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं था। गुस्सा से क्या करेंगे बेचारा, उनके पास कोई चारा था, क्रांति पे उतर गई। ठीक है, चलते अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या करा देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट बाबू लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, तो मजदूरों की दयनीय स्थिति कैसे हुई, ध्यान देना। तो लिखोगे रूस में मजदूरों की स्थिति, रूस में मजदूरों रूस में मजदूरों की स्थिति, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। 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 परंतु उनकी मजदूरी परंतु उनकी मजदूरी परंतु उनकी मजदूरी परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। काफी कम थी। काफी कम थी। उसके बाद लिखोगे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनके साथ
दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, किया जाता था। अतः वे अपनी अतः वे अपनी अतः वे अपनी अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को मजदूरों को मजदूरों को मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन अपनी मांगों के समर्थन में अपनी मांगों के समर्थन में अपनी मांगों के समर्थन में हुए हड़ताल भी नहीं कर सकते थे नहीं कर सकते थे। मार्क्स के ये शब्द कि मार्क्स के ये शब्द थे कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेरियों के खोने के लिए अपनी बेरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी दशा का सही चित्रण करता है। उनकी दशा का सही चित्रण करता है। ध्यान देना बाबू। मार्क्स जी बोलते हैं मजदूरों के बारे में, जब इतनी क्रूरता होती है मजदूरों पे उनके राजाओं के द्वारा, रूस के राजाओं के द्वारा, तब वो बोलते हैं रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनके पास दुर्व्यवहार के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, यानी बदसलूकी की जाती थी ना, और मजदूरी भी कम दिया जाता था। तो बताइए कैसा होगा ना। अभी मान लीजिए आपके घर पे कोई मजदूर काम करने के लिए जाता है और आप क्या करते हो, आप बोलते हो जैसे 600 एक मजदूर का रेट है, आप उनको 400 रुपया देते हो और उनको गाली और रुपया मांगता था, आप गाली गलौज करते हो। तो बताइए कैसा होगा ना। बदसलूकी हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके प्रति वो क्या होगा, रूठ जाएगा। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में हुए हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। अर्थात इस तरह से समर्थन वो राजाओं के खिलाफ हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। उनकी मांगों के लिए उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते थे। कहा कि मार्क्स के ये शब्द थे
मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। मजदूरों के पास, बेचारा के पास, मजदूर के पास क्या था, इतना मजबूर थे, मजदूर क्या थे, मजबूर थे, वो अपने के उनके पास कुछ भी खोने का क्या नहीं था। वही कह रहा है यहाँ पे, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। मार्क्सवाद का ये थॉट याद रखोगे, किसने कहा था कि मजदूरों के पास पास सिवाय अपनी बेरियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यह शब्द रखिए, ये शब्द किसने बोले थे, कार्ल मार्क्स जी बोले। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। चलिए ना, अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, लिखोगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट्स लिखेंगे, अगला पॉइंट्स क्या करा देखते हैं। ठीक है, लिखोगे अगला पॉइंट्स, औद्योगिकरण। क्या था बाबू, औद्योगिकरण ना। चलो लिखो, औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या। क्या लिखोगे, औद्योगिकरण की समस्या। अगला पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। क्या लिखोगे, औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या। तो लिखोगे, औद्योगिकरण की क्या समस्याएं थी, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओप मार्कर जनक बाबू, औद्योगिकरण की समस्याएं क्या थी उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लिखोगे बाबू, लिखोगे, रूसी औद्योगिकरण, रूसी नहीं दिए थे बढ़िया से चलने का, नहीं दिए थे इसमें, रूसी रूसी औद्योगिकरण, रूसी औद्योगिकरण, रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी, पश्चिमी पूंजीवादी, पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। औद्योगिकरण से भिन्न था, औद्योगिकरण से क्या था, वो भिन्न था। ध्यान देना, ये पश्चिमी कौन थे, पश्चिमी में जैसे ब्रिटेन थे ना, पुर्तगाल थे, ये सब पश्चिमी देश में आते थे। और रूस का जो औद्योगिक नीति था और ये पश्चिमी देशों का जो औद्योगिक नीति था, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। अब क्या फर्क था देखते हैं। वही करा यहाँ पे, रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से क्या था, बिल्कुल भिन्न था। ठीक है, उसके बाद क्या भिन्न था, यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में, 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 कुछ ही क्षेत्रों में, यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का, कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 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 उद्योगों का, महत्वपूर्ण उद्योगों का, महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यह राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, यह राष्ट्रीय पूंजी का, यह राष्ट्रीय पूंजी का, यह राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, यह राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, पूंजी का अभाव था। अतः उद्योगों के विकास, अतः उद्योगों के विकास, अतः उद्योगों के विकास, अतः उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, विकास के लिए विदेशी पूंजी पर, विदेशी पूंजी पर, विदेशी पूंजी पर, विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी, निर्भरता निर्भरता बढ़ निर्भरता बढ़ गई थी, निर्भरता बढ़ गई थी, बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति, पूंजीपति आर्थिक शोषण को,
आर्थिक शोषण को आर्थिक शोषण को आर्थिक शोषण को आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। आर्थिक शोषण को क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, आर्थिक शोषण को क्या दे रहे थे बाबू? बढ़ावा दे रहे थे। अगला पॉइंट लिखेंगे रूसीकरण की नीति। क्या लिखेंगे? था आपका, देख लीजिएगा, हल्ला नहीं, चलिए हल्ला नहीं करिए। तो ये था लगभग, आपको मैंने 5-6 चैप्टर जो लिखाया था कि रूसी क्रांति की समस्याएं थी वहां पे ना। तो कह रहा कि रूस औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से क्या था? भिन्न था। कह रहा यहाँ के कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर क्या होती? निर्भरता रहना पड़ता था। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। विदेशी जो थे, ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटेन के जो शासक थे, वो रूस में क्या कर रहे थे? उसको शोषण करते थे। पहले कर्जा देते थे, उसके बाद क्या करते थे? उनका शोषण करते थे। इसका कुछ पार्ट्स, जैसे रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण के कुछ पार्ट्स बच गए, 4-5 पार्ट्स या 3-4 पार्ट्स मुश्किल से बचा होगा। मैं उसको अगले वीडियो के माध्यम से आपको करा दूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया बच्चों, इसलिए थोड़ा ठीक है, लेट हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक।